मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे बाई वन गेट वन फ्री की दारू चलती थी, अब कम से कम वहाँ उसका नाम परिवर्तित कर करके जो रीच बढ़ाने की कोशिश की गई है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष कभी सरकार का पक्षधर हो ही नहीं सकता। सरकारों ने टॉयलेट को रिनोवेट करके बोला कि क्लासरूम बना दिया, तो आप मोहल्ला क्लिनिक का अगर मतलब एक होता है जांच का विषय है, ये प्री मेच्योर है कुछ कहना, लेकिन अब ये जांच का विषय नहीं रह गया। ये साक्षात अपने आप में एक प्रमाण है कि कैसे यारों दोस्तों की गुमटियों पे भी जो है मोहल्ला क्लिनिक बना करके रेंट उनको दिया गया। तो ये एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल लिमिटेशन में बेनिफिट चलाओ सरकार। यहाँ इंडियन पॉलिसी जो वर्जन था वो अरविंद केजरीवाल जी का था, जिन्होंने फैमिली, रिलेटिव, दूर का रिश्तेदार, पास का रिश्तेदार, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, हाँ, हर बात में नाराज होने वाले फूफा जी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न किया। तो फूफा जी जो लोगों को आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, जिसमें फूफा जी ने तबेला बना दिया था। आपने देखा होगा, या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के 1 बाय 1 जो बोतल मिलती थी, उसमें फ्री वाली तो किसी और को दे दी, अपने फ्री वाली लेके वो मोहल्ला क्लिनिक में आकर के उसका कंजम्पशन होता था। इस बात की तो गारंटी मैंने आंखों देखी है। मैं तो डायरेक्ट एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे मित्र की माता जी को कैंसर था। वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उनकी ओपनिंग सेंटेंस ये होती है कि मेरे 14 लाख रुपए बच गए, नहीं तो मुझे मुंबई जाना होता। तो ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के साथ जो ये जो परिवर्तन हुआ है, विपक्ष इसको कभी नहीं सोचेगा, विपक्ष इसको कभी नहीं मानेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और जैसे कि कल हमने एक वीडियो और बनाया था जो कि स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा था, उसी को लेकर आज हम दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं दिल्ली में ही। देखिए, लगातार बहुत आरोप लगा रही है विपक्ष, 600 करोड़ का स्कैम, फिर ओआरएस का स्कैम, हेल्थ सेक्टर पर लगातार जो है तंज कसी जा रही है। ऐसे में हम दिल्ली की जनता से ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ स्कैम हुआ है या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनको कुछ देखने को मिला है, कुछ ग्रोथ हुई है। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो अपना मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट चलाया था और लोगों ने काफी सराहना भी की थी। कुछ लोग थे जो कहते थे कि वहां पे तो कुछ इलाज होता नहीं है, फेक दवाइयां मिलती हैं, कुछ इलाज होता नहीं है। साथ ही में अब बीजेपी ये कहने के लिए जा रही है कि जो ईडब्ल्यूएस के जो मरीज होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, उनका बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। यानी कि जो सालाना 5 लाख से कम कमाते हैं उनको फ्री इलाज, फ्री दवाई, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे खरे भी नहीं उतरते तो उस पर इंस्पेक्शन होता है, उनको नोटिस जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब बीजेपी का कहना है। अब हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में बीजेपी जो कुछ वादे किए हैं स्वास्थ्य से जुड़े और जो भी कुछ दावे कर रही है, कितना कुछ काम हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो वाकई में सही है या दिल्ली की जनता अभी भी पहले जैसे झेल रही थी स्वास्थ्य को वैसे ही झेल रही है। फिलहाल हमारे साथ एक सर मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। प्रदीप जी, आप दिल्ली के ही रहने वाले होंगे? रहने वाला तो उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन हाँ। बीते 26 वर्षों से मैं दिल्ली में ही दिल्ली में रहता अस्पताल वगैरह आपका आना जाना होता होगा कभी छोटी मोटी बीमारियों में? आपने देखा है कभी वहां पे जो ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर है, उनका फ्री में इलाज होता है, ऐसा बीजेपी कह रही है, फ्री में दवाइयां दी जाती है और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने बताया कि गरीब लोगों को अच्छे से मिल रहा है अस्पतालों में। क्या ये चीजें सही हैं या तो फिर बीजेपी सिर्फ ढिंडोरा पीट रही है? जी, देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जब भी किसी अस्पताल में जाते हैं, दिल्ली के अस्पताल में, नई दिल्ली क्षेत्र या दिल्ली के क्षेत्र में, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर प्रेशर ज़्यादा से कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे। अगर लोगों का भरोसा नहीं होता तो लोग जाते क्यों? आज किसी के पास अगर 2 रुपये भी दवाई लेने के लिए होता है तो वो भरोसे की जगह पे जाता है। कोई ये कह सकता है कि नहीं, प्रेशर ज़्यादा है, अस्पताल कम है, इसलिए लोग आएंगे ही आएंगे। आप प्राइवेट अस्पतालों में जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी भीड़ मची हुई ही रहती है। एक तो सीजन 4 ऋतुएं होती है भारत में, उस हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। तो भारत में नेचुरल है कि भाई हर आदमी 100% स्वस्थ नहीं हो सकता। आते हैं दिल्ली की बात पे। अब दिल्ली की बात पे अगर आप मेरे से विस्तार से जानना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि देखिए, कि अच्छा ठीक है, आप आम आदमी को सपोर्ट किए हैं, आप मंडल अध्यक्ष हैं, आप जो भी हैं, आपके यहाँ चलिए कैमरे का मीटर लगवा दिया, आप उसमें से भी बिजली जलाइए। वो बिजली मिलती है कैमरे को चलाने के लिए, ना कि आपके घर को चलाने के लिए। उसी प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक होता है ताकि आप रीच बढ़ा सकें। एक तरह से बड़े अस्पतालों में उनका कॉन्सेप्ट है जो भी इस तरह से रहता है कि भाई आउटरीच हमारी बढ़े। जो लोग हैं जो नहीं सक्षम है, भाई दिल्ली देश की राजधानी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे 1 लाख से ऊपर कमाने वाले लोग यहीं पे ही होंगे। कुछ लोग 10,000 रुपये भी महीने कमाते होंगे और उसमें उनको अपने परिवार को चलाना होता है, भरण पोषण करना पड़ता है। अब अगर उस क्रम में वो अगर मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं और कोई नौकरी 2 बजे के बाद करके आता है, तो वो 4 से 8 के बीच में कौन से अस्पताल में दिखाना जाएगा? ये मेरे सोच से परे की बात है। तो मोहल्ला क्लिनिक एक, अगर मैं कहूँ कि
सारी पॉन्जी की स्कीम की शुरुआत इटली से गए हुए अमेरिका में उस पॉन्जी नाम के व्यक्ति ने शुरू की, जो कि डाक टिकट लिफाफे में भेजता था, इधर वो महंगी पड़ती थी, वहां से सस्ती पड़ती थी, तो वो इटली वालों को अमेरिका इंपोर्ट करने के लिए पॉन्जी स्कीम उसने चलाई। तो मतलब वो स्कैम की शुरुआत ही ऐसे हुई, इसीलिए आज किसी भी स्कैम को पॉन्जी स्कैम कहते हैं। वो श्रद्धेय तो आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे, हम लोग तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन वो पॉन्जी महोदय थे। तो यहाँ इंडियन पॉन्जी जो वर्जन था वो अरविंद केजरीवाल जी का था, जिन्होंने फैमिली, रिलेटिव, दूर का रिश्तेदार, पास का रिश्तेदार, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, हाँ, हर बात में नाराज होने वाले फूफा जी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न किया। तो फूफा जी जो लोगों को आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, जिसमें फूफा जी ने तबेला बना दिया था, आपने देखा होगा। या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के 1 बाय 1 जो बोतल मिलती थी, उसमें फ्री वाली तो किसी और को दे दी, अपनी फ्री वाली लेके वो मोहल्ला क्लिनिक में आकर के उसका कंजम्पशन होता था। इस बात की तो गारंटी मैंने आंखों देखी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि मोहल्ला क्लिनिक जो था वो लोगों को पास पड़ता था, अब उनको इलाज कराने के लिए आरएमएल तक आना पड़ता है, आने जाने का किराया, तो मोहल्ला क्लिनिक तो एक बहुत अच्छा आइडिया था, लोगों ने बहुत सराहना भी की थी, तो कैसे बेटर है सर बीजेपी? कितनी जेनेरिक दवाएं वहां मिलती थी, उनकी दवाओं का हाल आपने देखा है कि भाई 4 रोग हैं, चारों में 3 दवाएं कॉमन है। तो एक जो रोगी का साइकिक है, परिवार में 4 लोग हैं, चलिए पिताजी गए, बीमार हुए, ठीक होके आ गए, अब वो बच्चों की माता जी गई, बच्चे देख के कह रहे हैं अरे पिताजी को भी वही दवा, मम्मी को भी वही दवा, तो बच्चा बीमार होने से पहले बताएगा भी नहीं कि नहीं मैं बीमार होने वाला हूँ या मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि उनका जो बेस लेवल जो भरोसा था वो तो था नहीं। अब प्रधानमंत्री जी की जो जन औषधि योजना है, आप उस पर जाके देख लीजिए, मेरे घर के पास एक है, 6 दुकानें हैं, 2 दुकानें मैंने देखी थी, अब 6 दुकानें हैं, लेकिन वो शाम के समय जेनरिक वो जो प्रधानमंत्री की जी की दवा की जो दुकान जिसमें मोदी जी की ब्रांडिंग की फोटो लगी हुई है, वहाँ पे उतनी भीड़ रहती है, हालांकि सबसे छोटी दुकान है वो। तो ये अपने आप में द्योतक है कि किस प्रकार से जनता का भरोसा केंद्र की योजनाओं में और वर्तमान में दिल्ली सरकार की योजनाओं में बढ़ा है। अब जो मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे बाय 1 गेट 1 फ्री की दारू चलती थी, अब कम से कम वहाँ उसका नाम परिवर्तित कर करके जो रीच बढ़ाने की कोशिश की गई है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष कभी सरकार का पक्षधर हो ही नहीं सकता। भारत में कम से कम युद्ध काल में इस तरह से हमने एक परिपाटी देखी है, लेकिन ये जो नई पीढ़ी दूसरी नेपो किड्स की जो अब बड़े हो गए हैं, वो किस प्रकार से करते हैं प्रदर्शन, वो आपने देखा होगा कि जनता का भरोसा नहीं है, लोग सेंचुरी मारने वाले हैं हारने में, याद रखिएगा हारने में, मैंने कहा। तो बीजेपी के आने के बाद से दिल्ली में, जब से बीजेपी आई है असेंबली इलेक्शंस के बाद से, क्या लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ चेंज हुआ है? पहले जो नहीं हो पा रहा था वो अब हो रहा है, या पहले से बदतर स्थिति हो गई? जी, मेरे अनुभव और मेरे मानने के अनुसार मैं मानता हूँ कि स्थिति अच्छी हुई है। और ये क्या है ना कि एक एडिटिंग टेबल नहीं है कि सीन को एडिट करके कट कर दिया जाए, चीज़ें होने में समय लगता है, मास्टरपीसेस टेक टाइम टू हैपन। और एक अच्छी व्यवस्था के परिवर्तन के लिए सबसे पहले उस सिस्टम, उस एसओपी को चेंज करना होता था। तो आप देखेंगे भाई, भाजपा एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, वहाँ नेपो किड्स की जगह नहीं है। नेपो किड्स तो थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाएगा, इतनी भी नहीं, मैं मतलब ये नहीं कहूँगा मैं, इसको आप प्लीज़ एडिट कर दीजिएगा। मैं ये कहूँगा कि कम से कम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो वहाँ कंपैरेटिवली दूसरी पार्टी के फेवरिज्म होना, मतलब फेवरिज्म तो हर जगह आप इनकार नहीं कर सकते, पब्लिक प्राइवेट हर जगह, लेकिन कम है। इसका फायदा क्या होता है कि जिसको भी ये काम मिलता है वो डिलीवरी देता है। डिलीवरी देने से मतलब है कि अगर वो 50% भी कोशिश करके आगे बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट अराउंड 75% पड़ता है। ये मैं पब्लिक हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी बहुत समय नहीं हुआ है, ये प्री मेच्योर होगा जज करना कि क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए, वो 45 मिनट की सीरीज में जहाँ पे की सारी चीजें एक साथ दिखानी होती हैं। लेकिन कुछ ग्रोथ हुआ है आपके हिसाब से? ये असेंडिंग में है, ये असेंडिंग में है। असेंडिंग से कहने का तात्पर्य है कि देखिए अभी शुरुआत हो रही है, निश्चित तौर पे ये एक बाकी योजनाओं की तरह से जब क्रूज स्टाइल में आएगा, ये योजना जब क्रूज स्टाइल में आएगी तो फिर देखिए आप 100% तो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। वर्तमान समय में धरातल की बात यही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ 90% एबव भी सक्सेस अचीव कर जाए तो हम उसे 100% मान लेंगे। देखिए, मेरा ये भी आपसे सवाल था कि जो दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है पंकज सिंह जी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने ऐसे कुछ पोर्टल्स बनाए जिससे आप ऑनलाइन बेड बुक कर सकते हैं, हमने कुछ ऐसे एप्लीकेशंस कुछ दिन में लॉन्च करने हैं जिससे आप आईसीयू की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ऑलरेडी गरीब है, गरीबों के लिए ये सब सुविधा निकाली जा रही है, वो कैसे ऑनलाइन ये सब चीजें चेक करेगा? तो इसका कुछ फायदा है? नहीं, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ से। ये
जब से भारत में बनने लगा ये हाँ। मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, जी। तो जो टैक्सेस थे वो कम हो गए। ये पहले अमीरों का खिलौना था, अब ये रिक्शे वाले का भी खिलौना है। रिक्शा वाला कोई मीनियल जॉब नहीं है, वो भी मेहनत से कमाता है और वो अपनी फैमिली बच्चों से वीडियो कॉल करके देखता है। तो मुझे कम से कम बड़ी प्रसन्नता होती है। 2013-14 में हमने 500 रुपए का 2 GB डेटा मिलता था महीने भर के लिए। आज आप देख लीजिए किसी घर में बच्चे 4 GB डेटा खत्म कर देते हैं। तो ये जो 10 साल का ट्रांजिशन पीरियड है, ये अपने आप नहीं होता। निश्चित तौर पे सरकार की नीतियां फैसिलिटेटिंग रहीं, लेकिन बिहेवियरल चेंज जो आया है, लोगों की आदतों में जो परिवर्तन आया है, तो 2 ई के कारण लोग इंटरनेट पे जाते हैं। ई एजुकेशन, ई एंटरटेनमेंट। इंटरनेट पे 2 ई फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उसमें अगर हम खाली एंटरटेनमेंट ही नहीं मान सकते, मान लीजिए मेजॉरिटी उसकी है, 52% एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, लेकिन बाकी 48% अगर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो रिक्शे वाला भी, आपको पता है शायद यूट्यूब पे गूगल से ज़्यादा सर्च होता है। यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं और वहाँ पे वो वीडियो से, यानी अनपढ़ आदमी जिसको बहुत ज़्यादा नेविगेट करने नहीं आता है, वो भी एक्सेस कर लेता है। तो ये योजनाएं जो हैं धरातल पे उतर रही हैं, लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। आज एक रिक्शा वाले से भी पूछे तो वो भी कम से कम पहले 2 जनरेशन पहले का जो मूर्ख होता था वो नहीं है, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। आज आप कोई भी योजना लाइए, कोई भी स्कीम लाइए, आखिरी गांव तक छत्तीसगढ़ में बिजली पहुंच चुकी है। हम लोगों ने 4-5 साल पहले बोला था, लेकिन नक्सलवाद के कारण से दंतेवाड़ा के किसी गांव में अभी कुछ दिन पहले बिजली पहुंची है। तो ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय हैं। अगर वहाँ बिजली पहुंच सकती है और वहाँ मोबाइल चार्ज हो सकते हैं अब, तो दिल्ली में बैठा बैठा गरीब आदमी भी एक्सेसिबिलिटी ले सकता है। उसको पता है कि किस अस्पताल में क्या होगा, उसके घर के पास। पहले लोग सोचते थे रेस्टोरेंट नियर माई हाउस, गूगल में ऐसा सर्च ऑप्शन आता था। अब यहाँ पे लोग ये भी सर्च कर सकते हैं क्लोजेस्ट, सेफेस्ट, हेल्पफुल हॉस्पिटल नियर माई हाउस। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दिल्ली या एनसीआर के क्षेत्र में तो आप मान ही सकते हैं। पिछले लोग आरोप लगाते थे कि कहीं के लोग आके यहाँ पे करा जाते हैं। आप पहले केवल एक एम्स होता था। जब मैं दिल्ली आया था तो केवल एक एम्स था, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट पहले था, अभी भी है, लेकिन एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट वाली जो भावना होती थी, जिसका जुगाड़ वहाँ चल जाता था, वो अपने आप को सेलिब्रिटी से कम नहीं समझता था। आजकल अगर किसी लड़के या लड़की के 10,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं तो अपने आप को बाय डिफॉल्ट सेलिब्रिटी मान लेता है। उसी प्रकार से 20 साल पहले जब एम्स में किसी का कोई पर्चा निकलता था, तो ये 10-20 हज़ार का, आज का 1 मिलियन जिसके फॉलोअर हो, उतना बड़ा सेलिब्रिटी अपने आप को समझता था। अब ट्रांजिशन देखिए कि एक एम्स से बढ़ करके आज कितने एम्स हो गए हैं। गोरखपुर में एम्स है, मेरे होम टाउन वाराणसी में कैंसर को लेकर के, हालांकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे चीज़ें होंगी, लेकिन आज वहाँ के 500 किलोमीटर तक के लोग, और मैं तो डायरेक्ट एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे मित्र की माता जी को कैंसर था। वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उनकी ओपनिंग सेंटेंस ये होती है कि मेरे 14 लाख रुपए बच गए, नहीं तो मुझे मुंबई जाना होता। तो ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के साथ जो परिवर्तन हुआ है, विपक्ष इसको कभी नहीं सोचेगा, विपक्ष इसको कभी नहीं मानेगा। आपके माध्यम से मैं सामान्य जनता को कहना चाहूँगा कि आप कुछ मत करिए। अगर आप बोल करके भी अगर आप दे देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, आपका 300 रुपया महीना खर्चा आता है डेटा पैकेज के लिए, और आप दे देते हैं, तो आपको नियरेस्ट अस्पताल का पता लग जाएगा, अवेलेबिलिटी का पता लग जाएगा, आपको उचित दवाइयाँ मिल जाएंगी। भारत सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ दे करके संसार को सुखी, स्वस्थ और निरोगी बना रहा है। अपने देश में वरीयता पे लोग हैं, आप इसका लाभ उठाएं, अफवाहों में ना जाएं। विपक्ष की बातों को कम से कम, अगर आप किसी बात को 4 बार चेक करते हैं तो विपक्ष को 64 बार चेक करें। आपका स्वास्थ्य 50% अपने आप सही हो जाएगा। तो सरकार की नीतियों पर भरोसा करें और ऑथेंटिक जानकारी लें, अफवाहों में ना पड़े। दिल्ली का विपक्ष आपको बार बार बलगलाने, अफवाह फैलाने का माहिर है। अपने आप और अपने परिवार, अपने बच्चों को बचाएं। धन्यवाद।